डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं सांख्यिकी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। हमारा फर्स्ट लेसन ही है ये। तो सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी का क्या महत्व है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि आप सांख्यिकी शुरू से पढ़ते आ रहे हो। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं सब में आपने सांख्यिकी को पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि ये सांख्यिकी है। जैसे जब आप छठी क्लास में पढ़ते थे तो आपने औसत निकालना, गणित में औसत निकालना सीखा था। तो जो वो औसत निकालना था वो सांख्यिकी का ही भाग था। 9th 10th में पहुंचते पहुंचते माध्य, बहुलक, ये वाले तुमने माध्य, माध्यक, बहुलक के सवाल तुमने, मीन, मीडियन, मोड के सवाल जो तुमने करे थे वो भी सांख्यिकी की थी। तो लेकिन चलो हम इसको स्टार्ट से पढ़ेंगे कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। अंकों के विज्ञान को सांख्यिकी कहते हैं। सिर्फ एक आंसर लिखना है तुमने, मान ली सांख्यिकी परिभाषा लिखना आ गया पेपर में, ज़्यादा डिटेल में जाके परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा याद कर लो कि अंकों के विज्ञान को सांख्यिकी कहते हैं। अब आ गया कि सांख्यिकी कहाँ से आई। इंग्लिश में सांख्यिकी को कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स शब्द है वो लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है। अभी हम कहेंगे कि पेपर में आ गया कि स्टैटिक्स शब्द कहाँ से लिया गया, तो अगर उसमें बहुत सारे ऑप्शन है तो आप उसमें लिख सकते हो लैटिन भाषा के स्टेटस से ये स्टैटिक्स शब्द जो है ये लिया गया है। इंग्लिश का है स्टैटिक्स शब्द, इसको हिंदी में हम सांख्यिकी बोलते हैं। तो एक छोटा सा इसका मैंने तुम्हें अर्थ बता दिया कि जो सांख्यिकी है वो अंकों के विज्ञान को या समअंकों के विज्ञान को हम सांख्यिकी कहते हैं। अब आ गई सांख्यिकी का जनक कौन है, किसने सांख्यिकी का निर्माण किया। तो गॉडफ्राइड अकेनवाल, गॉडफ्राइड अकेनवाल सांख्यिकी का जनक है, सांख्यिकी का पिता है। अब इसने कौन से सन में सांख्यिकी को बनाया, 1749 में। कितने में बनाया इसने, 1749 में। 1749 में। और ये है गॉड फ्राइड अकेनवाल। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का जनक तो है एडम स्मिथ और सांख्यिकी का जनक है गॉडफ्राइड अकेनवाल। सांख्यिकी को दूसरे नाम से, कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, सांख्यिकी कौन सा गणित है, अंक गणित है, रेखा गणित है, बीज गणित है, कौन से वाला गणित है सांख्यिकी, सांख्यिकी है अंक गणित। क्योंकि अभी थोड़ी बार पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि अंकों का विज्ञान सांख्यिकी है, तो अंकों का विज्ञान तो अंक गणित होया। तो सांख्यिकी अंक गणित है, इसका दूसरा नाम अंक गणित है। अब देखो सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी दो प्रकार की होती है। यहां हम लिखेंगे इसके प्रकार। सांख्यिकी हमारी दो प्रकार की है, एक है बहुवचन और दूसरी है एक वचन। बहुवचन सांख्यिकी किसे कहते हैं, एक वचन सांख्यिकी किसे कहते हैं। कई बार तो ये सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है, छोटे प्रश्न में यूं का यूं आ जाता, तुम लिख दोगे एक वचन और बहुवचन। कई बार क्या होता है कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा दो, ये वाला प्रश्न आ जाता है। कई बार आता है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा दो, फिर ये वाला प्रश्न आ जाता है। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की क्या परिभाषा है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा है कि सांख्यिकी में अंकों का अध्ययन किया जाता है, समअंकों का अध्ययन किया जाता है, अंकों का कुंज समअंकों का अध्ययन किया जाता है एक वचन के, बहुवचन के रूप में। लेकिन जो अंक हैं वे मुख्य रूप से किसी विशेषता वाले अंक होने चाहिए। बिना विशेष अंक के हम
उसको सांख्यिकी में शामिल नहीं करते। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 25, 25, तो क्या ये सांख्यिकी है? नहीं, क्योंकि इसकी कोई विशेषता ही नहीं है। तो जिन अंकों की विशेषताएं होती हैं उन अंकों को सांख्यिकी में शामिल किया जाता है। ये बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा है कि सांख्यिकी में अंकों का अध्ययन किया जाता है और उन अंकों का अध्ययन किया जाता है जिन अंकों में कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आ गया एक वचन की सांख्यिकी। सांख्यिकी एक वचन की क्या परिभाषा है? एक वचन की परिभाषा है कि इसमें सांख्यिकी की विधियों का अध्ययन किया जाता है। विधि का मतलब मेथड। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। जब हम अंकों को इकट्ठा करते हैं तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तरीके होते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए। तो जब हम उन तरीकों का अध्ययन करेंगे तो उसका नाम बन जाएगा एक वचन सांख्यिकी। तो इसमें हम एक सिंपल भाषा में लिखेंगे कि एक वचन सांख्यिकी में सांख्यिकी की विधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आंकड़ों को एकत्रित करना, एकत्रितकरण का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना। इन मेथड्स का हम जब प्रयोग करेंगे तो वो होगी हमारी एक वचन सांख्यिकी। अब देखो दोनों सांख्यिकी परिभाषा में दोबारा बता देते हैं। बहुवचन सांख्यिकी में अंकों का अध्ययन किया जाता है, केवल उन्हीं अंकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। बिना विशेषता वाले अंकों का अर्थ इसमें सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जाता। एक वचन सांख्यिकी में सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एकत्रित आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना। अब ये हमारी एक वचन की सांख्यिकी की परिभाषा होगी और बहुवचन सांख्यिकी की भी परिभाषा होगी। अब आगे हम की बहुवचन सांख्यिकी की विशेषताएं बताओ। इसकी जो विशेषताएं हैं, कभी भी बहुत सारी विशेषताएं नहीं आती, न ये कोई इतने बड़े नंबर का आता कि आप 5 या 6 नंबर का इसको पेपर में लिखना चाहो या पेपर में आता, ऐसा नहीं आता। कई बार आ जाता है कि सांख्यिकी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की 2 विशेषताएं बताओ या एक वचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं बताओ, तो आप उसको कैसे लिखोगे? देखो अब हम पहले हैं कि हमारा पहला है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी परिभाषा आप लोगों को पता चल गई। इसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है और केवल उन अंकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इस सांख्यिकी की बहुवचन सांख्यिकी की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी सबसे पहली विशेषता है कि तथ्यों का समूह। सांख्यिकी में तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। कोई एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाती। मान लो मैं लिख दूं 25, 26, 30, 32, अलग अलग मैंने वे अंक लिख दिए तो वे सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। सांख्यिकी क्या कहलाएगा? जिस प्रकार अगर मैं कहूँ कि छठी क्लास के बच्चे, छठी क्लास के 30 विद्यार्थी हैं और उन 30 विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो 30% हैं, औसत अंक 30% है, तो वो सांख्यिकी कहलाएगी। अगर मैं कहूँ 18 से 25 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति की पत्नियों की आयु 18 से 20 वर्ष के बीच में है, तो वो ये जो वर्ड मैंने बोले हैं, जो ये मैंने लिखा है, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। अब है संख्याओं में व्यक्त करना। कोई भी बात सांख्यिकी नहीं कहलाती। अगर मैं कहूँ राम मोटा है और श्याम पतला है, तो ये सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। या मोहन लंबा है और जो सोहन है वो छोटा है, तो ये सांख्यिकी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक में मैंने मोटा कह दिया, पतला कह दिया, लंबा कह दिया, छोटा कह दिया, इसमें कोई अंक तो आया ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि राम 80 किलोग्राम का है और जो श्याम है वो 40 किलोग्राम का है, तो वो सांख्यिकी कहलाएगी। या मैं कहूँ कि मोहन की हाइट 6 फुट की है और सोहन की हाइट 5 फुट 9 इंच की है, तो यह सांख्यिकी कहलाएगी, क्योंकि मैंने इसको अंकों में बताया है। तो कोई भी वर्ड जो है वो सीधा अगर हम बोलेंगे मोटा, पतला, काला, गोरा, ये वाली चीज़ें सांख्यिकी में शामिल नहीं की जाती, अंक शामिल किए जाते हैं, और वो भी वो अंक जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। अब अगला है गणना तथा अनुमान। जब हम सांख्यिकी के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो हम या तो अनुमान लगा लेते हैं या फिर हम उन्हें
गिनते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं इसको आप लोगों को बता देती हूँ कि गणना और अनुमान क्या है। मान लो एक बहुत बड़ी रैली है दिल्ली में, बीजेपी की बहुत बड़ी रैली निकल रही है दिल्ली में, तो हम एक अनुमान लगा कर यूँ कह देंगे कि भाई उस दिन जो बीजेपी की रैली निकली थी उसमें लगभग 5 लाख आदमी थे। लगभग भी बोला है मैंने, क्योंकि मैंने अनुमान लगाया, एक्यूरेट नहीं हम कह सकते कि कति पूरे 5 लाख थे। 5 लाख से 10-20 ऊपर भी हो सके हैं, 10-20 नीचे भी हो सके हैं, लेकिन उस संख्या को देखकर हमने बता दिया अनुमान लगा के कि भाई उस रैली में लगभग 5 लाख व्यक्ति थे। लेकिन अगर समूह छोटा है जिसने हम गिन सकें, जैसे मान ले एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में हमने बताना है, तो वहां हम स्कूल में जाकर उन विद्यार्थियों ने गिन कर बता देंगे, वो होगी गणना। जब हम छोटी चीज है जिसको हम गिन सकते हैं उसको तो हम जरूर गणना करके बताएंगे, और लेकिन जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसको हम गिने नहीं सकते, तो उसको हम अनुमान द्वारा बताएंगे सांख्यिकी में। तीसरा है उचित स्तर की शुद्धता। सांख्यिकी के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वे शुद्ध होने चाहिए। जैसे मान लो हम भारत की जनसंख्या की गणना कर रहे हैं, हमने बात जनगणना करी है, उस जनगणना करते समय करते करते भी देखो बहुत सारे बच्चे तो पैदा भी हो जाएंगे और बहुत सारे व्यक्ति मर भी जाएंगे जो बुजुर्ग हैं। तो अगर 10-20 ऊपर नीचे हो जाए तो वो कोई, हम उसको गलत नहीं मानते, क्योंकि इतनी बड़ी गणना करते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना कोई गलत नहीं है, उसको हम शुद्ध ही मानेंगे। लेकिन अगर हम एक सिंगल परिवार के, मान ले किसी परिवार में 10 या 12 मेंबर हैं और उसमें तभी हम 2-3 आने छोड़ दें तो वो गलत माना जाएगा। तो जो सांख्यिकी के आंकड़े हैं वे उचित स्तर के शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला है आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ये मैं बहुवचन सांख्यिकी की विशेषताएं बता रही हूँ आप लोगों को कि जो आंकड़े हैं वे एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। संबंधित का मतलब है कि जैसे मान लो हमने किसी की हाइट की तुलना करनी है, तो अगर लड़की की हाइट की तुलना लड़की से ही करें तो वो ठीक माना जाएगा। अगर हम लड़की की हाइट की तुलना सफेदे से करने लग जाए या पेड़ पौधों से करने लग जाए तो वो गलत माना जाएगा। मतलब आंकड़े हैं वे एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, असंबंधित आंकड़े नहीं होने चाहिए, सजातीय आंकड़े होने चाहिए, विजातीय नहीं होने चाहिए। पूर्व निश्चित उद्देश्य है, जब हम किसी चीज की गणना करते हैं तो अपना उद्देश्य पहले निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने कीमतों की गणना करनी है तो हम अपने पहले ही हमारा क्या उद्देश्य होगा कि कौन सी वाली कीमतों की गणना करनी है। हमने कौन सी वाली कीमतों का मतलब है कि हमने थोक बाजार की कीमतें लेनी है या हमने परचून बाजार की कीमतें लेनी है, तो वो हमने पहले सोचना पड़ेगा, अपना उद्देश्य पहले निर्धारित करना पड़ेगा। अब आगे है सुव्यवस्थित आंकड़े। जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो वे सुव्यवस्थित होने चाहिए। सुव्यवस्थित का मतलब समझो हो, मान लो मैं कि हम किसी स्कूल में गए और हमने वहां से भी बच्चों के वे अंक ले आए, हम 1 रो नंबर 2 रो नंबर सब के लिए आए, लेकिन हमने नूतना पेरा ये अंक हम ले आए कौन सी सब्जेक्ट के हैं। तो ये हमें पहले निर्धारित करना पड़ता है कि ये मैथ के अंक हैं, ये छठी क्लास की कक्षा है, ये विद्यार्थी हैं, ये उसके मैथ के अंक हैं, ये साइंस के अंक हैं, ये उसके एसएसटी के अंक हैं। तो वे सुव्यवस्थित होने चाहिए, यूं नहीं कि हम बस रैंडम वे में सारे आंकड़े इकट्ठे कर लाए, लो जी हो गया ये आंकड़े, ऐसा नहीं है। तो अब ये बहुवचन की हमारी विशेषताएं हैं, तथ्यों का समूह, संख्याओं में व्यक्त करना, गणना तथा अनुमान लगाना, उचित स्तर की उसमें शुद्धता होनी चाहिए, आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, पूर्व निश्चित होने चाहिए और आंकड़े सुव्यवस्थित होने चाहिए। ये हमारी बहुवचन की विशेषताएं हैं। इतनी बड़ी विशेषताएं कभी वैसे लिखने में आती नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप कोई भी 2 या 4 जब भी पेपर में आए तो आप उनको लिख सकते हो।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वचन की परिभाषा और तो मैंने आप लोगों को बताई दी है, और एक वचन की विशेषताएं भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और थोड़ा सा और आगे भी जो मैं है वो आप लोगों को बताऊंगी।